हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स एंड रिड्यूस मास। इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स का, दो मैसेज m1 m2 का, उनकी सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर लिया r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड ओवर टोटल मास ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारा टू बॉडी सिस्टम है। ये फिगर में देखें आप, हमने एक्सटर्नल ओरिजिन से उन दोनों की पोजीशन ली है, m1 की और m2 की, r1 और r2, जबकि सेंटर ऑफ ये मास जो इन दोनों मैसेज के दरमियान लाइन जो है, इस दोनों मैसेज को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इस लाइन पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। और जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेंटर ऑफ मास उस मास के क्लोज होगा जो मास हैवी है कंपेयर टू अदर, यानी m1 m2 रेशियो पे डिपेंड करेगा। इस फिगर में हमारे पास m1 और रेशियो m2 जो है ये ऑलमोस्ट 1/3 है, तो सेंटर ऑफ मास जो है दिस विल बी क्वार्टर ऑफ द अवे फ्रॉम m2 टू m1, यानी 1/3 हमने यहाँ पे लेना है इसकी रेशियो। इसके अकॉर्डिंग अगर सेंटर ऑफ मास के लिए हम लें, यानी हमारा अगर टोटल मास जो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट p विल बी इक्वल टू m r डॉट। यहाँ पे r डॉट क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है वो क्योंकि कांस्टेंट है, जब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, रिलेशन 8.8 के लेफ्ट साइड पे टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, टोटल मास भी सिस्टम का कांस्टेंट है, फिर हमारे पास क्या होगा, जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। दिस मींस वी कैन चूज an inertial reference frame in which center of mass is at rest. This center of mass frame is an specially convenient frame in which to analyze the motion। यानी एक हमारे पास एक और फ्रेम हमें अवेलेबल है जिसमें हम इस सिस्टम की मोशन को स्टडी कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, एक ओरिजिन O के अकॉर्डिंग या पोजीशन वेक्टर एक्सटर्नल पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव। तो इस तरह हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास और रिलेटिव पोजीशन r एज अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, यानी ये दो कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के तौर पे यूज करेंगे। तो अब हमारे पास जो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या, वो रिलेटिव पोजीशन जो है दोनों मैसेज को इस पर डिपेंड करती है। दोनों मैसेज m1 और m2 के जो रिलेटिव पोजीशन है, जिसके लिए हमने r1 माइनस r2 इज इक्वल टू r लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उस रिलेटिव पोजीशन r पे डिपेंड करेगी। और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास पहले जो हमने वेरिएबल में किए हैं, जो लास्ट 8.1 में हमने किया है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी हमने किया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर। तो इसको अब हम सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास अगर आप इस वेक्टर फिगर 8.2 से अगर आप ये वेक्टर एडिशन रूल लें, तो ये r1 और r के लिए आप ये राइट साइड वाली ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, और r2 और r के लिए आप लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो और m1 टू m2, ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या होगा, r है, और सेंटर ऑफ मास से m1, सेंटर ऑफ मास से m1 तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, m1 by m2 ऑफ r, m1 by m2 ऑफ r। इस तरह ये सिंपल इस फिगर को यूज करते हुए, 8.2 को यूज करते हुए हम ले सकते हैं कि r1 विल बी इक्वल टू r प्लस m2 ओवर कैपिटल M इनटू r, यानी हमने वेक्टर एडिशन रूल यूज किया उसके लिए। और इसी तरह r2 इज इक्वल टू क्या होगा, r1 माइनस m2 ओवर टोटल M इनटू r। ये r1 और r2 इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कैपिटल R और स्मॉल r, उनमें हमने कन्वर्ट कर दिए हैं। r1 और r2 को हमने कैपिटल R सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, और स्मॉल r जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है, उनके रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हमारे पास क्या थी, हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस m2 r2 डॉट स्क्वायर। ये r1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें 8.9 से, और r2 की वैल्यू भी 8.9 से यहाँ से पुट कर दें। इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा दरम्यान में मैथमेटिक्स एक दो स्टेप पे करेंगे। ये स्क्वायर आप ओपन करेंगे, फिर जो कॉमन टर्म्स हमने ये r डॉट की टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, और दूसरा फिर r डॉट स्मॉल r डॉट की। तो कैपिटल R डॉट की जो टर्म्स आएंगी और स्मॉल r डॉट की टर्म्स, ये आपके पास हमारे पास टोटल रिजल्ट एंड रिजल्ट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ
एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एम वन एम टू ओवर एम इनटू स्मॉल आर डॉट स्क्वायर, यानी ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ये आर क्या उनकी रिलेटिव पोजीशन की उसकी वेलोसिटी है, रिलेटिव टू ईच अदर। अब ये जो हमारे पास जो एक कोएफिशिएंट आ रहा है आर डॉट स्क्वायर m1 बाई m2 ओवर कैपिटल M, इसको अगर हम म्यू से रिप्रेजेंट करें, इसके लिए हम यहाँ म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर टोटल मास, यानी m1 m2 ओवर टोटल मास। अब इस म्यू की जो वैल्यू है, म्यू की बेसिकली ये कौन सी क्वांटिटी बनेगी, म्यू देखें, म्यू आपके पास इसका यूनिट क्या बनेगा, हम उससे क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। म्यू इज डिफाइंड बाई m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, तो हमारे पास ये यूनिट इसका किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। इस तरह म्यू फिर क्या हुआ, म्यू मास को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका यूनिट किलोग्राम है, और इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास इसलिए कहते हैं कि इस म्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास म्यू की वैल्यू m1 और m2 दोनों से कम होगी, क्योंकि ये रेशियो आपको जो दे रही है कि ये रेशियो से जो आपके पास वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू m1 और m2 दोनों से कम आएगी। तो म्यू की वैल्यू जब m1 और m2 दोनों से कम आ रही है तो इसीलिए हम इसे कह देते हैं रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास हम कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इन दोनों मैसेज का डिफरेंस कुछ इस तरह है कि m1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन m2, देन म्यू इज वेरी क्लोज टू m1। अगर m1 m2 से कंपैरेटिवली स्मॉलर है तो फिर म्यू क्या होगा, m1 की क्लोज होगा। जिस तरह आप ले सकते हैं, हम ये सन और अर्थ की सिस्टम हम ले सकते हैं कि अर्थ का को जो मैस है वो सन से बहुत कम है, अर्थ का जो मैस है वो सन से बहुत कम है, इसलिए जो हमारे पास म्यू होगा रिड्यूस्ड मैस वो ऑलमोस्ट अर्थ के मैस के इक्वल होगा। तो इस तरह, और अगर दोनों का मैसेज सेम m1 इज इक्वल टू m2 क्या है तो फिर हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ m1 होगा। इस तरह हम रिड्यूस्ड मैस को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी के टर्म को दोबारा रीराइट कर सकते हैं। 8.10 को काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू r डॉट स्क्वायर, यानी दो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। पहले जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी का जो फर्स्ट टर्म है राइट साइड पे, ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, और जो राइट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ये दोनों मैसेज की रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या आ जाएगा पूरे सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फाइंड किया 8.12 से, ये हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू स्मॉल r स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इन टर्म्स को अलग कर रहे हैं फिर, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये भी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी की सेकंड टर्म भी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। लिहाजा ये दोनों टर्म बेसिकली लैग्रेंजियन फंक्शन का कौन सा पार्ट देंगे हमें, रिलेटिव टर्म वाला पार्ट देंगे। तो इस तरह लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास टोटल आ जाएगा, इसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगी लैग्रेंजियन फंक्शन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, और जो सेकंड टर्म इसकी बनेगी, ये सेकंड और थर्ड ये मिलके क्या होंगे, लैग्रेंजियन पार्ट ऑफ relative position. So we see that by using the center of mass and the relative positions as our generalized coordinates, हमने लैग्रेंजियन को दो सेपरेट पीसेस में हमने सेपरेट कर दिया है। एक सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ मास पे, जो कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट r पे डिपेंड करता है, और दूसरी टर्म जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशन r पे डिपेंड करती है, या रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स r पे डिपेंड कर रहे हैं। इस तरह जब हमने इसे मजीद सॉल्व करना है तो हमने दोनों के अकॉर्डिंग हमने इसे देखना होगा। जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टडी करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अलग से देखेंगे और फिर रिलेटिव पोजीशन के लिए अलग से देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। इससे पहले आपके एक चीज आपको थोड़ा सा उसमें फेमिलियर होना पड़ेगा। हमारे पास उसमें जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम आपने पहले स्टडीज में हमने किए भी थे, लेकिन हम एक दफा फिर देख लेते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज मोमेंटम। एक मिनट वेट करें, मैं ये स्लाइड शेयर कर लूं।
ये अब आप ये चैप्टर 7 से एक छोटा सा आर्टिकल था, जनरलाइज मोमेंटा एंड इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ये बात सूरत हमारे पास ये होता है, हमारे पास कोई भी सिस्टम है एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, उसके लिए अगर है क्यू आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी फोर्स के लिए पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई दिस विल बी इक्वल टू एफ आई, यानी जनरलाइज फोर्स। जनरलाइज फोर्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जनरलाइज मोमेंटम भी हमने स्टडी किया हुआ है कि पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई डॉट विल बी इक्वल टू पी आई। तो इस तरह फिर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन जो हमारे पास है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई डॉट, ये इनकी वैल्यूज पुट करें। पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई हमारे पास क्या जनरलाइज फोर्स है, और पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई डॉट क्या हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम। तो हमारे पास फिर एफ आई इज इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज मोमेंटम टी आई। यानी हम इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि जनरलाइज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज मोमेंटम। लेकिन अगर ये बेसिक डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हमारे पास लैग्रेंजियन जो है, इफ द लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सम पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट क्यू आई, अगर लैग्रेंजियन किसी कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई विल बी इक्वल टू 0। अगर लैग्रेंजियन किसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर उसके विद रिस्पेक्ट चेंज लैग्रेंजियन में क्या होगी, 0 होगी, पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई 0, सो जनरलाइज्ड फोर्स विल बी 0। तो अगर क्यू आई पे लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं कर रहा तो जनरलाइज्ड फोर्स 0 होगी। तो हमारे पास रिलेशन 7.82 से ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी आई विल बी कांस्टेंट when generalized force is equal to 0 and the corresponding generalized momentum is constant। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सिंगल प्रोजेक्टाइल सब्जेक्ट ओनली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी हमारे पास कोई सिंगल प्रोजेक्टाइल है जिसपे सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अलॉन्ग z एक्सिस है, वर्टिकली है, यानी पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू mgz। तो फिर लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन फंक्शन जो जिसके वेरिएबल्स क्या हैं, स्पेशल वेरिएबल्स एक्स वाई जी, और फिर वेलोसिटी की एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट, दिस इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग उसका हम ले रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ये हो सकता है कि इससे मूवमेंट अगर सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है, या अलॉन्ग जी एक्सिस है, तो बाकी फिर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, तो माइनस mgz। और दूसरी बात, जो करस्पॉन्डिंग जनरलाइज फोर्स है, वो हमें पता है कि जनरलाइज फोर्स किसकी इक्वल होता है, पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स। और हमारे पास इस रिलेशन 7.83 से हम देख सकते हैं कि लैग्रेंजियन जो है, जो राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है, ये तो एक्स इंडिपेंडेंट है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिपेंडेंट होगी, या पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होगी। तो जनरलाइज फोर्स पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स जो है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स है, क्योंकि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स डिपेंडेंट है। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, इन एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह जेड कंपोनेंट। और इसी 7.83 से आप जनरलाइज मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, जनरलाइज मोमेंटम के लिए हमारे पास रिलेशन है पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई डॉट, यानी पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट, पार्शियल एल बाई पार्शियल वाई डॉट, पार्शियल एल बाई पार्शियल जेड डॉट। 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे जनरलाइज मोमेंटम के। एक्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट विल बी इक्वल टू, इसे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से सिर्फ एम एक्स डॉट आएगा, तो पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट इज इक्वल टू एम एक्स डॉट, और ये एक्स कंपोनेंट है जनरलाइज मोमेंटम का। इसी तरह आप वाई भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह जेड भी। लेकिन हमारे इस एग्जांपल में, प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल में, हमने देखा है कि हमारा प्रोजेक्टाइल सिर्फ अलग जेड एक्सिस मूव कर रहा है। इसका मतलब है ना वो एक्स पे डिपेंड करता है, ना वो वाई पे डिपेंड करता है, बिकॉज इन दिस एग्जांपल L is independent of x and y, which gives us immediately that the components px and py are constant, यानी x
लैग्रेंजियन एक्स और वाई पे क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, यानी नहीं लैग्रेंजियन एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमने पहले जिस तरह स्टडी किया है कि उनके लिए जो जनरलाइज्ड फोर्स होगी वो फिर क्या होगी, जीरो होगी। जब जनरलाइज्ड फोर्स उनके लिए जीरो है तो फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो जनरलाइज्ड मोमेंटम के दोनों कंपोनेंट से ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जनरली क्या है कि जनरलाइज्ड फोर्स एंड मोमेंटम आर नॉट द सेम एज द यूजुअल फोर्सेस एंड मोमेंटम, यानी हमारे पास ये इस तरह सेम नहीं होगी। जिस तरह हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में इक्वेशन 7.25 और इक्वेशन 7.26 में हमने वहाँ पे डिस्कस किया था टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए कि जो फाइव कंपोनेंट है जनरलाइज्ड फोर्स का, जो फाइव कंपोनेंट ऑफ द जनरलाइज्ड फोर्स इज टॉर्क एंड दैट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम इज एक्चुअली द एंगुलर मोमेंटम, यानी जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारे पास क्या है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है। तो इसी तरह अगर लैग्रेंजियन किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कोऑर्डिनेट, देन दैट जनरलाइज्ड मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मैं दोबारा इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर लैग्रेंजियन किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो फिर उसके जनरलाइज्ड फोर्स क्या होगी, वो जीरो होगी। जनरलाइज्ड फोर्स जब जीरो होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो फिर क्या होगा, कंजर्व होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो रही तो फिर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। Thus, if the Lagrangian of two-dimensional particles is independent of phi, then particles' angular momentum is conserved. इस तरह ऐसा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जिस पर लैग्रेंजियन डिपेंड नहीं करता, वो जो कोऑर्डिनेट वो कहलाता है इग्नोरेबल या फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह हम समराइज कर सकते हैं इस पूरी डिस्कशन को कि लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेट क्यू आई, तो हम फिर कह सकते हैं कि लैग्रेंजियन इज अनचेंज्ड जब लैग्रेंजियन क्यू आई पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अगर क्यू आई में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कोई तब्दीली होती है तो लैग्रेंजियन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि लैग्रेंजियन इज अनचेंज्ड या इनवेरिएंट व्हेन क्यू आई वेरीज, क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी उसके नहीं है तो फिर लैग्रेंजियन फिर क्या होगा, वो इनवेरिएंट रहेगा। इनवेरिएंट मीन्स कि क्यू आई में चेंजिंग होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा लैग्रेंजियन फंक्शन में। सो लैग्रेंजियन इज invariant under variations of any variations of generalized coordinate क्यू आई। जब ये सूरत है तो फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा। This connection between invariance of Lagrangian and certain conservation laws, जैसे कि जब हमने जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या किया है, is the first of several similar results relating invariance under transformations। यानी इस तरह की जो इनवेरियंस है डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल रोटेशन किया है तो फिर कंजर्वेशन लॉस के लिए ये यूजफुल है। दीज रिजल्ट्स आर नोन एज नॉथर्स थ्योरम। बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है इनवेरियंस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ये नॉथर्स की फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था। नॉथर्स जर्मन मैथमेटिशियन था, तो उसी के नाम पे नॉथर्स थ्योरम। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये जरूरी था इससे फैमिलियर होना कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स का आपस में, या जनरलाइज्ड मोमेंटम की इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंस क्या होगी।